ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था U इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। कैपिटल एम यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं, तो हमारे पास दोनों बॉडीज़ का ये मास है M1 M2। अगर अर्थ के लिए बात करें तो एक मास अर्थ का होगा, दूसरी जो हमने बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उसका मास होगा। और R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मासेज एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटीज ऑफ बोथ द बॉडीज़। तो अगर हम सरफेस के लिए निकाल रहे हैं तो R की जगह पर रेडियस ऑफ अर्थ आएगा। ओके, नाउ वी ऑल्सो नो दैट, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करते थे mgh। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये देखते हैं। ओके, सो ये जो mgh फॉर्मूला है इट इज़ यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास m टू अ हाइट ऑफ h। ओके, तो उस केस में हमारे पास दो पोजीशंस होंगी, एक सरफेस की पोजीशन होगी, सेकेंड पोजीशन विल बी एट हाइट h। तो सरफेस की पोजीशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी U1 इक्वल्स टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर ई, एंड एट हाइट h U2 विल बी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, तो सेम रहेंगे, आर ई की जगह पे आर ई प्लस एच आ जाएगा। नाउ द वर्क डन विल बी U2 माइनस U1, तो U2 है माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई। सो यहाँ से जी एम ई एम कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। नाउ जी एम ई एम एलसीएम आएगा यहाँ से आर ई प्लस एच, ऊपर बचेगा आर ई प्लस एच माइनस आर ई से आर ई कैंसिल आउट। ये आ गया जी एम ई एम divided by RE plus H. Okay, this formula is only valid for very small height. So H is very small in comparison to RE. So हम यहाँ से H को नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास बचेगा GMEM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, और ऊपर H भी आ रहा है तो यहाँ साथ में H। Now we also know that GME is equals to GRE स्क्वायर, तो इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे तो अपने पास आएगा mgh, यानी वर्क डन इक्वल्स टू mgh। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी की तरह यूज़ करते थे, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ स्मॉल हाइट के लिए वर्क डन निकालने के लिए यूज़ होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है, वर्क डन जब निकालेंगे तो हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, नॉट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, कब किस फॉर्मूले को यूज़ करना है, हर जगह पे सेम फॉर्मूला यूज़ नहीं हो सकता, तो उसका ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट कम क्वेश्चन है, हमें देखना है यहाँ पे। मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी और मैंने आपको पोटेंशियल के फॉर्मूले बताए थे स्फीयरिकल बॉडीज़ के लिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए और हॉलो स्फेरिकल बॉडी के लिए। सो उसमें से एक केस आया था कि सेंटर पे अगर पोटेंशियल हमें निकालना है तो क्या आता है। तो सेंटर पे अगर हमें पोटेंशियल निकालना है उसके लिए हमें एक सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी of a point mass m, point mass m at the center of earth relative to infinity। ओके, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में, जो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हैं ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ नहीं होती, ये रिलेटिव वैल्यूज़ होती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी पॉइंट के लिए एक एब्सोल्यूट वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वो वैल्यू चेंज हो सकती है अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट को जो चेंज कर दें। तो वो रेफरेंस पॉइंट ये होता है कि आप कहाँ पे ज़ीरो वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं पोटेंशियल की और पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम इन जनरल ज़ीरो वैल्यू जो अज्यूम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, इट इज़ फॉर इन्फिनिटी। सो एट इन्फिनिटी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ अज्यूम टू बी ज़ीरो। इसके अलावा हम किसी दूसरी पोजीशन पर भी ज़ीरो अज्यूम करके आंसर निकाल सकते हैं, उससे एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो डिफरेंट आएगी, बट किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आएगा पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का, दैट विल बी ऑलवेज सेम। ओके, तो यहाँ पे हमें इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में निकालना है।
इसका फॉर्मूला हमने देखा था, पोटेंशियल का फॉर्मूला सेंटर के लिए, जो अर्थ है वो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के लिए सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था हमारे पास GME, या अगर अर्थ के लिए बात करें तो GME ब्रैकेट में 3r² माइनस स्मॉल r² डिवाइडेड बाय 2r³ नेगेटिव में। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था फॉर इनसाइड सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। तो अगर हम सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे r = 0 आएगा, दैट मीन्स v = ये हो जाएगा -GME इंटू 3r² अपॉन 2r³, कैंसिल आउट, तो v = आ गया -3/2 GME डिवाइडेड बाय RE। ये सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आएगी किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए, सॉलिड स्फेरिकल बॉडी के लिए। और यहाँ पे -GME अपॉन RE ये सरफेस का पोटेंशियल है। सो वी कैन से द पोटेंशियल एट सेंटर इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स पोटेंशियल एट सरफेस फॉर अ सॉलिड स्फेरिकल बॉडी। सॉलिड स्फेरिकल बॉडी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस फैक्ट को याद रखना। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पर। क्वेश्चन में दिया है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस of a planet and a point 20 meter above is 16 joule per kg. Full stop. Calculate the work done in moving a 4 kg mass by 8 meter on a slope of 60 degree. ओके, तो यहाँ पे हमें एक स्लोप दिया हुआ है 60 डिग्री का, और इस पर हम 8 मीटर ऊपर लेके जा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास 4 kg है। तो हमें यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी ये क्या आएगा वो हमें निकालना है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी और अगेंस्ट ग्रेविटी ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, तो हमें ये हाइट चाहिए होगी यहाँ से। तो हम हाइट निकाल सकते हैं, ये आएगी sin 60 = h/8, यानी h = 8 sin 60 विच इज़ √3/2 यानी 4√3 मीटर। और यहाँ पे जो हाइट दी है इट इज़ 8 मीटर विच इज़ वेरी स्मॉल, तो इसके वर्क डन में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं mgh का, स्मॉल हाइट के लिए एप्लीकेबल है। सो यहाँ पर मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 4 kg है, जिसको हमें ऊपर लेके जाना है। g की वैल्यू नहीं पता हमें, h की वैल्यू 4√3 है, तो अभी हमें सिर्फ g की वैल्यू चाहिए और हमारा आंसर आ जाएगा। g की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे मेंशन्ड है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस ऑफ प्लैनेट एंड अ पॉइंट 20 मीटर अबव इज 16। ओके, तो दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक सरफेस का पॉइंट है और एक 20 मीटर पर पॉइंट है। उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी डेल्टा वी, जिसका फॉर्मूला होता है -GM/R, ये दिया हुआ है हमें 16 जूल पर kg, 16 जूल पर किलोग्राम। ओके, 20 मीटर हाइट, 20 मीटर अबव। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे, चलो इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है हमें, अगर हम यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यानी 20 मीटर के लिए, हाइट 20 मीटर के लिए वर्क डन निकालें तो ये आएगा डेल्टा V इंटू एम।
यानी डेल्टा वी 16 है, तो ये और एम में क्वेश्चन में 4 दिया है, तो इसके लिए वर्क डन हो जाएगा 48 जूल्स डब्ल्यू डैश। ओके, और डब्ल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस डब्ल्यू डैश को हम इक्वल कर देते हैं एम जी एच के, यहाँ से एम जी एच, ठीक है। तो एम से ये 4 कट जाएगा और हाइट यहाँ पे हमें दी थी 20 मीटर, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 16/20, 16/20 यानी 8/10 यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जी की वैल्यू वर्क डन में लगा देते हैं, तो वर्क डन इक्वल्स टू 4 इंटू 0.8 इंटू 4√3। सो यहाँ से आंसर आएगा 16 इंटू 0.8 इंटू 1.732। इसको सॉल्व करके करीब 22.16 जूल्स इसके आसपास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू dW/dr, dW/m। हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल्स टू W/m एंड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स अपॉन m। ओके, एंड चलो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, W इक्वल्स टू F/dr, dW इक्वल्स टू F/dr। ओके, और यहाँ पे F की जगह हम लगा सकते हैं I इंटू m। ओके, तो ये हो गया I इंटू m इंटू dr, और क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में होता है वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो यहाँ पे भी ये वेक्टर फॉर्म में I वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर आएगा। नाउ सिंस द फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो उसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा, या आप बोल सकते हो फोर्स अट्रैक्टिव है तो थीटा 180 होना चाहिए, और ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में cos 180 आएगा तो उसकी जगह -1 हो जाएगा, तो ये DW इक्वल्स टू -m I/dr। ओके, माइनस को आप अट्रैक्टिव फोर्स के साइन की वजह से भी समझ सकते हो। सो यहाँ से m को नीचे लेके आते हैं, DW इक्वल्स टू हो जाएगा DW/m इक्वल्स टू हो जाएगा -I/dr, एंड V इक्वल्स टू W/m होता है, तो यहाँ से DW/m इक्वल्स टू हो जाएगा dV, हैंस dV इज इक्वल्स टू -I/dr, हैंस I इक्वल्स टू -dV/dr। ये इन दोनों के बीच में रिलेशन आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों ये वेक्टर। बाय द वे, पोटेंशियल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज, बट दिस न्यू क्वांटिटी इज वेक्टर। इस नई क्वांटिटी का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्वांटिटी हमें ये शो कर रही है कि r यानी डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में क्या चेंज आएगा। तो हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, दोनों डिफरेंट पोजीशंस पर हैं, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, उसके साथ पोटेंशियल में कुछ चेंज आएगा। वो चेंज यहाँ पे ये क्वांटिटी शो कर रही है। जिस भी क्वांटिटी में हम ग्रेडियंट वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट वर्ड का मीनिंग ये होता है कि द सम क्वांटिटी इज चेंजिंग विद डिस्टेंस पोजीशन। तो ये न्यू क्वांटिटी है पोटेंशियल ग्रेडियंट विच शोज वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, और इंटेंसिटी जो है वो इसके नेगेटिव के इक्वल होता है। सो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी at a point is the negative value of gravitational potential gradient. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, एक यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट करना। फाइंड आउट डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इनर्शियल मास
and gravitational mass. Gravitational mass. ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. मास को हम जनरली एक यूनिवर्सल चीज़ समझते हैं, यानी कि वो कभी चेंज नहीं हो सकती, जो बताई गई है वैसी ही वैल्यू होगी उसकी हमेशा. बट ऐसा नहीं है, मास चेंज होता है, और स्पेशली ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से चेंज होता है. तो उस फिनोमेना की वजह से मास अब जो है वो दो टाइप में डिफाइन होता है. एक न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल टाइप का मास और एक इनर्शियल मास. दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस है वो चेक करते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ मास. मास की डेफिनेशन हम सबने पढ़ी हुई है. मास इज़ द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by it. possessed by the body. ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन बताई जाती है मास की. अब इसको हम इनर्शियल और ग्रेविटेशन से कैसे डिफाइन करेंगे वो देखना है. फर्स्ट, इनर्शियल मास. व्हाट इज़ इनर्शियल मास. इनर्शियल मास डिफाइन होता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो हमने पढ़े थे वहाँ से. सो इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी is related to its inertia, nature of inertia, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है. इन लीनियर मोशन एंड डिफाइंड बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच वॉज मास इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन. तो किसी बॉडी पर कितना फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन आता है, उन दोनों का रेशियो मास डिफाइन करता है. सो यहाँ से इसकी ये डेफिनेशन भी बन सकती है. इनर्शियल मास ऑफ अ बॉडी इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट to the acceleration it produces. ओके, सो एक डेफिनेशन इसकी ये हो जाएगी. ये हो गया इनर्शियल मास. इनर्शियल मास को कैसे पहचान सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं वो चेक करते हैं. प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनर्शियल मास. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन द बॉडी. जैसे ओरिजिनल डेफिनेशन में बताया गया, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर possessed by the body. Okay, second, inertial mass is independent of size, shape, state of body. Independent of size, shape, nature or state of body. Third property, inertial mass of body does not depend on the temperature of the body. Independent of temperature. Fourth point is that inertial mass of body is not affected by presence or absence of other bodies. Independent of presence or absence of other bodies. Fifth point, inertial mass is conserved when two bodies combine physically or chemically. Sixth property, inertial mass can be added by simple laws of algebra irrespective of materials of the body.
सो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़, क्योंकि मास स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम सिंपली एल्जेब्रा से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनर्शियल मास ऑफ द बॉडी चेंजेस when it is in motion. When it is in motion by theory of relativity. The change in mass due to relativity is known as mass defect, and it is given by the formula m equals to m naught divided by under root 1 minus v square over c square. Here m naught is the original mass, also known as rest mass, and small m is the changed mass, also known as the relativistic mass. V is the speed of the object and c is the speed of light. स्पीड ऑफ लाइट. ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनर्शियल मासेस की. ये सारी प्रॉपर्टीज़ जब फॉलो होंगी तभी उसको हम इनर्शियल मास बोलेंगे बाय डेफिनेशन. सेकंड कैटेगरी थी मास की ग्रेविटेशनल मास, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिफाइन होता है. सो सेकंड कैटेगरी इज gravitational mass. So it is defined as gravitational mass of a body is related to gravitational pull on the body defined by Newton's laws of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, फ्रॉम फॉर्मूला था हमारे पास यहाँ से F इक्वल्स टू जी एम. सपोज हम एक जिस मास को हम मेज़र करना चाहते हैं उसको हम mg बोल देते हैं. दिस इज़ द ग्रेविटेशनल मास. और दूसरा मास हमने एक फिक्स मान लिया है, अपनी तरफ से एक फिक्स्ड मास हमने ले लिया है, वो कैपिटल एम है, वो हमें नोन है. तो अगर किसी क्वांटिटी का हम ग्रेविटेशनल मास मेज़र करना चाहते हैं तो ये यहाँ से आएगा एफ जी इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन जी एम. इसको हम लिख सकते हैं एफ अपॉन जी एम अपॉन आर स्क्वायर, विच इज़ बेसिकली एफ अपॉन इंटेंसिटी. तो ग्रेविटेशनल मास हम ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डिवाइड करके यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं. द इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज़ नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटेशनल मास ऑफ द बॉडी. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में ये है, द इनर्शिया ऑफ बॉडी हैज़ नो इफेक्ट on the gravitational mass of the body. It is one major difference between inertial mass and gravitational mass. Gravitational mass can also be defined as, अगर हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे 1 कर दें, इंटेंसिटी को 1 ले लें, तो जो mg की वैल्यू है वो f के बराबर आ जाएगी अगर हम I को 1 ले लेते हैं तो. So we can also define gravitational mass like this. Gravitational mass of a body is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by the body in a gravitational field intensity of unit. In a unit यानी 1 gravitational field intensity.
ओके, ये इसकी सेकंड तरीके से डिफाइन करने का तरीका हो गया इसको। इन दोनों में अब कंपेयर करके देखते हैं दोनों को क्या इनका कंपैरिजन आता है। सो कंपैरिजन बिटवीन inertial and gravitational mass. First, both are measured in same units. दोनों की यूनिट सेम होती है, किलोग्राम. Second, both are scalar quantities. Third, both do not depend on the shape and size. Shape and size. Fourth, gravitational mass of body is unaffected by the presence of other bodies near it, whereas the inertial mass of the body remains unaffected by the presence of other bodies. ओके, सो ग्रेविटेशनल मास जो है वो अगर बाकी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं आसपास तो उससे इफेक्ट हो जाता है, इनर्शियल मास पर इफेक्ट नहीं होता. ग्रेविटेशनल मास is affected by the presence of other masses around it, whereas inertial mass is not. Okay, fifth point, gravitation. The inertial mass of the body is measured by finding the acceleration of it produced by the applied force, and gravity plays no part in the measurement. On the other hand, gravitational mass of the body is measured by finding the gravitational pull, and inertia plays no part in it. So the inertial mass is measured by finding acceleration and gravity plays no role in it. Whereas the gravitational mass is measured by finding gravitational pull on it, and inertia plays no role in it. तो एक्सेलरेशन मेज़र करके हम इनर्शियल मास पता लगाते हैं, और ग्रेविटेशनल पुल मेज़र करके हम ग्रेविटेशनल मास पता लगाते हैं. ओके, तो ये ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में कंपैरिजन था. ओके, एक लास्ट पॉइंट और इसमें मेंशन कर सकते हैं, बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं और एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं.